कल तक जो मिशन नामुमकिन लग रहा था उसे भारत सरकार ने मुमकिन कर दिखाया है। कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। सभी वहां पर जासूसी के आरोपों का सामना कर रहे थे। उन्हें पहले वहां की अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। बाद में भारत के अनुरोध पे सभी की सजा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया गया। लेकिन आज विदेश मंत्रालय ने सभी के भारत लौटने की बात बताई और सुबह सुबह वो तस्वीरें आ गई जिसका इंतजार हर हिंदुस्तानी को था। कतर से 8 पूर्व नौसैनिकों में से 7 की वतन वापसी हो गई। सभी ने भारत सरकार को शुक्रिया अदा किया। दरअसल ये पूरा मामला बेहद पेचीदा था। कतर के कानून सख्त होते हैं। वहां किसी की सजा कम होना या फिर सजा से बच निकलना कतर में नामुमकिन माना जाता है। लेकिन एक बार फिर अपने चिरपरिचित अंदाज में अपने नागरिकों को सकुशल वापस लाने के लिए भारत सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। सभी पूर्व नौसैनिकों को भारत सरकार की ओर से कानूनी मदद दी गई। यही नहीं, सरकार ने कूटनीतिक विकल्पों का सहारा लिया और आखिरकार सभी पूर्व नौसैनिकों की वतन वापसी का रास्ता साफ हो गया। ये 7 तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में भारत से लौटे पूर्व नौसैनिकों की खुशी को आप देख सकते हैं। कतर से लौटे 7 नौसैनिक जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इनसे सवाल जवाब में इन्होंने बेहद खुशी जताई, सरकार का शुक्रिया अदा किया। कहा कि अगर सरकार इंटरवीन नहीं करती तो ये इस वक्त यहाँ नहीं होते और शायद फांसी की सजा में हमेशा के लिए वहीं पर ही रहते। और अब ये वापस भारत लौट आए हैं, इसके लिए भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते नजर आए। बिल्कुल ठीक कहा दीदी, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बता रही हैं। जब ये खबर ब्रेक हुई थी, जब पहली बार ये खबर निकल कर आई थी कि 8 पूर्व नौसैनिक के अधिकारी जो हैं उनको फांसी की सजा सुनाई गई है, मैं ऐसे में अगर डिप्लोमेटिक जीत अगर हम इसे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने खासकर अगर हम विदेश मंत्रालय की इसमें सराहना करें तो जबरदस्त उनका डिप्लोमेसी रही है, जिसके कारण ऐसा देश जहां की, जैसे कि आपने मेंशन किया कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून होते हैं, ऐसे में बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। देखिए, कल तक जो मिशन नामुमकिन लग रहा था उसे भारत सरकार ने मुमकिन करके दिखाया है। कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा करा लिया। सभी वहां पर जासूसी के आरोपों का सामना लगातार कर रहे थे। उन्हें पहले वहां की अदालत ने मौत की सजा सुनाई, बाद में जैसे कि हमने आपको बताया भारत के अनुरोध पर सभी की सजा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया गया, यानी आधी जीत लगभग हमारी हो गई थी। लेकिन आज जो है विदेश मंत्रालय ने सभी के भारत लौटने की बात कह दी और इससे बड़ा शुभ समाचार कोई हो नहीं सकता। सुबह सुबह वो तस्वीरें निकल कर आ गई जिनका इंतजार लंबे वक्त से हिंदुस्तानी कर रहे थे। कतर से 8 पूर्व नौसैनिकों में से 7 की वतन वापसी हो चुकी है। सभी ने भारत सरकार का बाकायदा शुक्रिया अदा किया है। दरअसल ये जो पूरा मामला है बहुत पेचीदा था। कतर के कानून, जैसा कि आपको बताया, बहुत सख्त होते हैं। वहां किसी की सजा कम होने या फिर सजा से बच पाना बहुत मुश्किल होता है। एक तरीके से कहें तो नामुमकिन हम इसे कह सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से अपने चिरपरिचित अंदाज में अपने नागरिकों को सकुशल वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी और सभी पूर्व नौसैनिकों को भारत सरकार की ओर से कानूनी मदद दी गई। यही नहीं, आपको बता दें सरकार ने कूटनीतिक विकल्पों का भी तमाम सहारा लिया और आखिरकार सभी पूर्व नौसैनिकों की वतन वापसी हो गई। आखिरकार साफ हो गया। ये आपको तमाम तस्वीरें दिखाई और ये समझाने की आपको तमाम कोशिशें की गई कि ये वतन वापसी हिंदुस्तान के लिहाज से, कूटनीतिक का जीत के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ी जीत इसे हम कह सकते हैं। सुबह सुबह विदेश मंत्रालय ने इस बारे में पूरी जानकारी दी, जिसमें कतर सरकार को बाकायदा शुक्रिया किया गया। अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने क्या कुछ कहा ये हम आपको बताते हैं। भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उन 8 में से 7 भारत लौट आए हैं, वतन वापसी उनकी हो गई है। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं, ये उन्होंने मेंशन किया। आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ और गवर्नमेंट ऑफ कतार के हिज एक्सेलेंसी द अमीर को कि उन्होंने ये होने दिया। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इट वोंट बी, आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। अगर
इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू। सेम थिंग, वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। लेट्स हैव 3 cheers फॉर इंडिया। हिप 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 हुर्रे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो हमारे सहयोगी गौरव सावंत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। गौरव, बताइए, सुबह सुबह जो ये विदेश मंत्रालय ने पूरी जानकारी दी, इतनी अच्छी खबर भारत को सुनाई, भारत सरकार को शुक्रिया कहना सही होगा कि ये पूर्व 9 सैनिकों को आज वापस भारत भेजा गया है? अदिति, ये बिल्कुल मिशन इम्पॉसिबल था, लग रहा था 18 महीने पहले जब 8 भारतीय नौसैनिकों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी, वो भी कथित तौर पर एस्पिनाज के लिए या गुप्तचर जानकारी जुटाने के आरोप में। और उस समय सारे तथ्य भी मौजूद नहीं थे, कोई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स नहीं मौजूद थे, परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा था। और उसके बाद एक एक कदम आगे बढ़ाया गया। पहले सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से सब एक साथ आए, परिवारों को मिलने दिया गया, कॉन्सुलर एक्सेस दिलाई गई, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP28 के साइडलाइंस पर जब वो दुबई गए हुए थे तो कतर के आमिर से बातचीत की थी और शेख तमीम अल हमाद थानी ने उस समय उनको आश्वासन दिया था कि वो इस मामले में अपनी दखल देंगे। उसके बाद मृत्यु दंड से उनको आजीवन कारावास दिया गया या अलग अलग समय के लिए करीब 25 साल और 8 साल की सजा हुई। लेकिन जो कोर्ट ऑफ अपील है, भारत ने फिर वहां पर अपील दाखिल की और उसके बाद फिर प्रयास किया, और भारत के निरंतर प्रयास से, जैसा कैप्टन नवतेज गिल और कैप्टन कमांडर पूर्णेंदु तिवारी और बाकी अधिकारी कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पर्सनल इंटरवेंशन था उसकी बदौलत ही ये रिहाई संभव हो पाई। गौरव, ये भी समझा दीजिए हमारी ऑडियंस को आसान भाषा में, कितना मुश्किल होता है। अगर आप बोल रहे हैं डिप्लोमेटिक जीत है, बात जब कूटनीतिक होती है, अगर खासकर हम बात करें, विदेश मंत्रालय ने जिस कदर अपना रुख बदला है पिछले कुछ सालों में, और हिंदुस्तान की ताकत से अब पूरा विश्व रूबरू हो चुका, पूरा विश्व इस बात को समझ चुका है कि हिंदुस्तान को हम हल्के में नहीं ले सकते। अगर इस प्रकार की सजा सुनाई जाती है, हिंदुस्तान इसका पुरजोर विरोध भी करता है और एक डर, और या कहें कि एक अपना स्टैंड लेने में बहुत मजबूत हो चुका है हिंदुस्तान। तो एक आसान भाषा में सिलसिलेवार तरीके से अगर आप समझा सकें कि ऐसे पहले सजा कम होती है, उसके बाद साकुशल वतन वापसी होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये भारत की सामरिक शक्ति और क्षमता को भी दर्शाता है। भारत न्याय संगत बात शुरू से कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कतर के अमीर से बात की, लेकिन उसके अलावा भी भारत की आर्थिक और सामरिक शक्ति लगातार बढ़ रही है। वैभव, आपको याद होगा कि 2015 से ही भारत पहाड़ी देशों के साथ संबंधों को सुधारने का निरंतर प्रयास कर रहा था। भारत ने सऊदी अरेबिया के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ अपने संबंध और सुधारे। और जैसा आप जानते हैं, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू धाबी जा रहे हैं, वहां पर एक मंदिर का उद्घाटन होगा। तो ये उस पूरे क्षेत्र में भारत की बढ़ती सामरिक क्षमता और पीपल टू पीपल कोऑपरेशन किस तरह बढ़ रहा है उसको भी दर्शाता है। करीब 80 लाख भारतीय उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और ये दोनों क्षेत्रों के बीच जो लगातार संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, उसको दर्शाता है। वैभव और अदिति। गौरव, कहा सुनने में तो पहले यही आया था कि इन 9 सैनिकों को मौत की सजा सुना दी गई है, फांसी की सजा सुना दी गई है, लेकिन फिर खबर आई कि उस पर रोक लगा दी गई है और अब ये सकुशल भारत लौट आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। लेकिन ऐसा क्या खास हुआ कि पहले तो इस सजा को रोक दिया गया और उसके बाद इन्हें रिहा कर दिया गया? अदिति, शुरू से ही ये मामला भारत की
के खिलाफ जो कुछ देशों ने साजिश की, उसका ये मामला नजर आ रहा था। ये कॉन्ट्रैक्ट इससे पहले कुछ और देशों के पास था, लेकिन वहां के लोग 420 कर रहे थे, तो भारत के लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उस देश को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने भारत के खिलाफ या इन अधिकारियों के खिलाफ एक मनगढ़ंत केस बनाया। कोई सबूत नहीं था। इस कंपनी का जो मालिक था उसे पहले ही रिहा कर दिया गया था सबूतों के अभाव में, लेकिन भारत ने तथ्यों के आधार पर डिप्लोमेटिकली भी और लीगली भी इस केस को लड़ा और पॉलिटिकली भी इसको भारत ने टेकअप किया। तो इसीलिए पहले बहुत सफलतापूर्वक जो मृत्यु दंड दिया गया था उसको उम्र कैद और 25 साल और 8 साल की जो अलग अलग सजा सुनाई गई थी उसमें से तब्दील कराया गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख हमाद अल थानी से बात की और उसके बाद ये रिहाई अब संभव हो पाई है और दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए। गौरव, ये तो छवि से भी जुड़ा मसला लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम जब दूसरे देशों की बात करते हैं, जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है, हमारे युद्ध स्तर पर जिस कदर हिंदुस्तान उनको निकलता है, सकुशल वतन वापसी कराता है, चाहे उनकी संख्या हजारों में क्यों ना हो, हमेशा हमने देखा है, उनमें तमाम फिल्में भी हमको देखने को मिलती है। लेकिन बात जब जासूसी जैसे गंभीर आरोपों की होती है, तब हमारी इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होती है, तो एक छवि की भी स्पष्टता होती है और ये एक क्लीन चिट भी इसे बोल सकते हैं। आपने वैभव बिल्कुल सही कहा। ये भारत की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है, हमारी आर्थिक क्षमता, हमारी सामरिक शक्ति, दोनों को ये दर्शाता है और खासतौर पर खाड़ी देशों के साथ भारत अपने संबंधों को लगातार सुधारने का प्रयास कर रहा है और वो देश भी जानते हैं, चाहे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, कतर हो, सभी देश भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत भी उन देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है। ये इस बात का एक तरह से द्योतक है, दिखाता है कि भारत की जैसे जैसे आर्थिक शक्ति बढ़ रही है। आप ये देखिए, सऊदी अरेबिया चाहता है कि भारत सऊदी अरेबिया में इन्वेस्ट करे, भारत कतर में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, भारत के लोग लाखों की संख्या में इन देशों में काम कर रहे हैं। तो ये दोनों ही रीजन के और ये सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है, ये आजकल के संबंध नहीं है, ये सदियों से संबंध भारत के खाड़ी देशों से बहुत मजबूत रहे हैं। व्यापार वाणिज्य और अब व्यापार और वाणिज्य के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में, सामरिक क्षेत्र में भी ये संबंध अब बिल्कुल गौरव, मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक जवाब भी होगा उन तमाम लोगों को जो ये सवाल उठाते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम विदेश दौरों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों होती है, क्यों बैक टू बैक प्रधानमंत्री विदेश दौरों पर होते हैं। COP28 में दुबई में जब मुलाकात होती है और उसके बाद ये सब इतनी बड़ी विश्व जीत हम कहें कि शुभ समाचार इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता, तो ये अपने आप में जवाब है गौरव उनको। आपने बिल्कुल सही कहा वैभव। जब प्रधानमंत्री के विदेश दौरों की बात होती है तो चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो या इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, फ्रांस के राष्ट्रपति हो या ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री या फिर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, इसका सबसे बड़ा आप उदाहरण देखिए G20 में जो भारत की सफलता थी, वसुधैव कुटुंबकम जो भारत बात कहता है वो केवल शब्द नहीं थे। G20 में भारत ने अपनी डिप्लोमेसी का जो परचम है उसे जिस तरह लहराया वो साफ तौर पर नजर आता है और ये केवल शब्दों में नहीं, इसी तरह के कार्यों में कि अब दुनिया चाहती है कि अगर दो देशों के बीच कुछ तनाव हो तो भारत की क्या भूमिका रहेगी। भारत का रुख पूरी दुनिया जानना चाहती है और ये भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और सामरिक शक्ति दोनों को साफ तौर पर दिखाता है। हमारी इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी ही हमारी स्ट्रैटेजिक पावर बढ़ेगी। और अभी आप हाल के वर्षों में देखें वैभव और अदिति, जो स्मगलिंग और पायरेसी इस पूरे क्षेत्र में बढ़ी है, उस रीजन में भी भारतीय नौसेना के जहाज जाके लोगों को रेस्क्यू करते हैं। ये भारत की बढ़ती शक्ति का एक द्योतक है, ये भारत की बढ़ती शक्ति को दर्शाता है, दिखाता है। जी गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें आपको, सुबह सुबह विदेश मंत्रालय ने इस बारे में पूरी जानकारी दी, जिसमें कतर सरकार को शुक्रिया कहा गया। अपने बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार कतर में हिरासत के लिए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उन 8 के में से 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सक्षम करने के लिए कतर राज्य के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं। यकीनन भारत के हस्तक्षेप के बिना ये मुमकिन नहीं था। और अब ये अच्छी खबर
इन 7 बिल्कुल, नौसैनिकों अदिति, के और वापस लौटने की। तमाम प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं, ये भी सुना देते हैं। आइए सुना देते हैं आपको फटाफट की किस प्रकार की प्रतिक्रिया निकल कर आ रही है। Only possible due to the intervention of our Prime Minister and his personal interaction and involvement with the Amir of Qatar. We're thankful so much for the government of India. Thank you so much. We have waited almost 18 months to be back in India. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention and that equation with the Emir of Qatar. I think we are grateful to the government of India, the bottom of our heart, for the every effort that has been made, and this day wouldn't have been possible without it. Grateful indeed. Thank you so much. तो आज सुबह एयरपोर्ट पे सभी पूर्व नौसैनिक वापस लौट कर आए। कौन है वो नौसैनिक, आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं और बताते हैं उन्होंने क्या कहा। तो कैप्टन नवतेज सिंह गिल, उनसे हमने आज बात की और वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। कैप्टन गिल, कैप्टन नवतेज गिल बेस्ट कैडेट रहने पर राष्ट्रपति अवार्ड भी पा चुके हैं। इन 9 सैनिकों में से एक कैप्टन गिल भी रहे हैं। कैप्टन सौरभ वशिष्ठ भी भारत लौट कर आए हैं। टेक्निकल ऑफिसर रहे हैं, कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है सौरभ वशिष्ठ ने। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, नेविगेशन एक्सपर्ट INS मगर को इन्होंने कमांड किया था। कमांडर पूर्णेंदु तिवारी 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी पा चुके हैं। कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा नेविगेशनल एक्सपर्ट के तौर पे अपनी पहचान बना चुके हैं। कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में शामिल रहे हैं। फिर आपको बता दें कि कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां ली और उन्हें ठीक से निभाया। कमांडर सुगुनाकार पकाला, ये विशाखापट्टनम के रहने वाले कमांडर पकाला हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। विशाखापट्टनम में कमांडर पकाला रहते थे और फिलहाल उनकी सेफ वतन वापसी हुई है। तो ये पूर्व नौसैनिक रहे हैं जो आज भारत लौट आए और 18 साल से कैप्टन पकाला नेवी ज्वाइन 18 साल तक वो नेवी में रहे और उसके बाद 2013 में उन्होंने नेवी छोड़ी। गनरी स्पेशलिस्ट के तौर पर संजीव गुप्ता जो है वो पहचाने जाते हैं। कमांडर संजीव गुप्ता भी उन नौसैनिकों में शामिल हैं जो आज सुबह भारत लौटे। गनरी स्पेशलिस्ट के तौर पे उनकी पहचान है और उन्हें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई यूनिट ऑपरेशंस का उन्होंने नेतृत्व किया था और आज वो सुबह भारत लौटे। फिर कमांडर अमित नागपाल आज सुबह भारत लौटे। नौसेना में कम्युनिकेशन वॉर सिस्टम्स के हेड रहे हैं अमित नागपाल। नौसेना के बेहद काबिल अफसरों में उनकी गिनती की जाती है। बता दें आपको नायक रागेश भी नौसेना के मेंटेनेंस और हेल्पिक हेड रहे हैं। उनकी भी आज वतन वापसी हुई। कतर में सबसे कम सजा रागेश को ही सुनाई गई थी। तो इन नौसैनिकों की हम बात कर रहे हैं और आपको बताया कि कौन है नौसैनिक। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के बाद अब अबू धाबी में दिव्य और भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। बस 2 दिन का इंतजार और उसके बाद बसंत पंचमी के मौके पर बुधवार को खूबसूरत मंदिर का उद्घाटन होगा। इस प्राचीन हिंदू शैली में तैयार किए गए भव्य मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, जिसके लिए वो मंगलवार को UAE रवाना होंगे। आपकी स्क्रीन पे दूसरी तस्वीर मुंबई से है। देश के दूसरे राज्यों की तरह मुंबई से भी अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन के रवाना होने से पहले पूजा पाठ हुआ और हरी की जगह भगवा झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। तीसरी तस्वीर राजस्थान के पाली की है, जहां ओम आकार का मंदिर आकार ले चुका है। ये अपनी ही तरह का एक अनोखा मंदिर है। पूरे विश्व में ऐसे ओम आकार का मंदिर कहीं पर भी नहीं है। पाली की तस्वीर आपके सामने। अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो अब देश के इकलौते ओम आकार के जो शिव मंदिर का भव्य उद्घाटन होने जा रहा है। ये मंदिर जो है राजस्थान के पाली में है। ओम आकार का ये जो मंदिर है रात में निराली छटा बिखरता है। लाइटों से सराबूर इस मंदिर में मानो दूधिया रोशनी से पूरी तरीके से नहा जाता है और भव्य और दिव्य दरबार यहां देखने को मिलता है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय,
तमस में ज्योति बिखेर रहा है ओम मंदिर। अंधकार में रोशनी से नहाया पाली का ओम आकार का मंदिर अपने आप में अद्भुत नजर आ रहा है। रात में तारों सितारों की तरह ये ओम मंदिर चमचमा रहा है। बताया जा रहा है कि पाली के जार्डन में ये विश्व का एकमात्र मंदिर है जो ओम के आकार का बना है। रात में इसकी भव्यता दिव्यता के स्वरूप में प्रकट हो रही है। रात के समय आकर्षक लाइटों से मंदिर को सजाया गया है, इसलिए मंदिर जगमगाता दिखाई दे रहा है। पाली में ये भव्य मंदिर बनने से लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये हमारे भारतीयों के लिए और विशेषतर हमारे राजस्थान वालों के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है कि हम 1 महीने के अंदर राम मंदिर की भी प्रतिष्ठा हुई और अभी ओम मंदिर की प्रतिष्ठा को भी हम साकार होते हुए देखेंगे। ये मंदिर विश्वदीप गुरुकुल स्वामी महेश्वरानंद शिक्षा एवं शोध संस्थान आश्रम में बना है। ओम के आकार के इस भव्य शिव मंदिर को बनाने में करीब 3 दशक का समय लगा है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 19 फरवरी को होगी, जिसमें देश भर के साधु संत आमंत्रित किए गए हैं। भारत भूषण जोशी, पाली, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को यूएई के दौरे पर जाएंगे। दरअसल वहां भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री इसी मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लिहाजा अबू धाबी को इसे लेकर तैयारियां पूरी करने की बात कही गई। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। अभी देखिए तस्वीरों में। बस 2 दिन बाद बसंत पंचमी पर बुधवार को इस खूबसूरत मंदिर का उद्घाटन होगा। शानदार लाइटिंग में नहाया ये प्राचीन हिंदू शैली में तैयार भव्य मंदिर अबू धाबी की धरती पर बना है। प्रधानमंत्री मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे, जिसके लिए वो मंगलवार को यूएई रवाना होंगे। अपने दौरे में पीएम मोदी वहां के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ भी बैठक करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत कई नेताओं से मुलाकात होगी। If you look at each block of the temple, it's a work of love. It's a work of skill by thousands and thousands of Indian artisans. I used to visit the temple very often during the construction phase. Thousands of devotees in this country. Also, thousands of Indians, diaspora, which has been visiting here, visiting the temple during the construction phase, have actually put bricks using their own hands. पिछले साल दिसंबर में धार्मिक संस्था BAPS यानी बोचास नवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर समिति ने ये न्योता दिया था। ये अबू धाबी में पहला बड़ा हिंदू मंदिर है। यहाँ रहने वाले भारतीय भी इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। इस मंदिर का निर्माण BAPS संस्था ने करवाया है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब अबू धाबी गए थे, तब वहाँ की सरकार ने मंदिर को जमीन देने का वादा किया था। इस दौरान यूएई सरकार ने इसके लिए 27 एकड़ जमीन आवंटित की थी। ये मंदिर 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर बना है। प्रधानमंत्री मोदी 2018 में इस मंदिर के शिलापूजन में भी शामिल हुए थे। Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi is specially flying in to inaugurate this temple, which he actually initiated in 2015. अबू धाबी में बने इस मंदिर की बनावट लगभग वैसी ही है जैसे दिल्ली, गुजरात, न्यू जर्सी और दुनिया की दूसरी जगहों पर बने अक्षरधाम मंदिरों की है। लेकिन इस मंदिर में यह खास ख्याल रखा गया है कि यहाँ आने वालों को यूएई और भारत की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी एक साथ दिखे।
मंदिर की इमारत में भारत से मंगवाए गए पत्थर लगाए गए हैं और इनकी नक्काशी का काम भी भारतीय कारीगरों ने ही किया है। ये जो मंदिर हम देख रहे हैं, ये BAPS हिंदू मंदिर, ये यहाँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सर्वप्रथम ट्रेडिशनली स्टोन का, पत्थर का बना हुआ ये सुंदर मंदिर है। ये जो मंदिर है वो पिंक सैंडस्टोन जो राजस्थान से आता है और व्हाइट इटालियन मार्बल उससे बना हुआ ये पूरा मंदिर है जो 7 शिखर का है। और 7 शिखर इसलिए बनाए गए हैं, ये हमारा एक तरीका है यहाँ के जो नेता हैं उनको आभार मानने के लिए हमने ये 7 एमिरेट्स बनाए, 7 स्पायर्स बनाए हुए हैं। और दूसरा कि ये जो मंदिर है वो सभी कम्युनिटीज को, सभी फेथ को एक साथ में लाके एक हार्मनी का काम करता है। दैट्स व्हाई वी कॉल ये मंदिर को हम स्पिरिचुअल ओएसिस ऑफ ग्लोबल हार्मनी भी कहते हैं। इस मंदिर के निर्माण में लोहे या उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इसमें इको फ्रेंडली सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। मंदिर परिसर में 5000 लोगों की क्षमता वाला कम्युनिटी हॉल है। जाहिर है विदेशी धरती पर बना ये खूबसूरत मंदिर न सिर्फ हिंदू आस्था का बड़ा प्रतीक है, बल्कि यहाँ से शांति और वसुधैव कुटुंबकम का भी संदेश दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बर्फीली वादियों की सैर पर आपको लिए चलते हैं। बात करते हैं कश्मीर के गांदरबल की। वहां पर बर्फबारी के बाद विंटर स्पोर्ट्स की धूम देखने को मिल रही है। घाटी में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स की तरफ से युवाओं को बाकायदा स्कीइंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। बर्फ और हसीन वादियों के बीच युवाओं की मस्ती देखकर आप एकदम मस्ती से भर जाएंगे। और बेशक ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि हकीकत है। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि न सिर्फ मौज मस्ती के लिहाज से, बल्कि जम्मू कश्मीर में लगातार किस प्रकार विकास देखने को मिल रहा है। कश्मीर को यूं ही नहीं धरती की जन्नत कहा जाता है। दूर तक बिछी बर्फ की सफेद चादर धरती पर जन्नत के होने का एहसास करवाती है। कुदरत की बिछाई इस चादर पर रोमांच का आनंद लेती युवाओं की ये टोली इस एहसास को बेहद खास बना देती है। 4 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग जो है वो काम कर रहे हैं। उनमें से प्रसिद्ध जो ये इंस्टीट्यूट जवाहर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड स्कीइंग है वो पहलगाम में है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स की तरफ से इन युवाओं को स्कीइंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये वो युवा हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से इन हसीन वादियों के बीच पहुंचे हैं। जवाहर इंस्टीट्यूट सर्दियों में स्कीइंग का कोर्स करवाता है, जहां चंद दिनों की ट्रेनिंग के बाद ये युवा बर्फ से ढके मैदान पर हवा से बातें करते नजर आते हैं। इसी तरह गर्मियों में युवाओं के लिए संस्थान की तरफ से पर्वतारोहण के कोर्स करवाए जाते हैं। जो विंटर का हमारा अभी सेशन चलता है ये बेसिकली दिसंबर से शुरू होता है और ये मार्च तक चलता है। अभी यहाँ पर स्कीइंग का कोर्स चल रहा है। हम बच्चों को बेसिकली नौसिखिए बच्चों को जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, उनको एक बहुत ही जीरो लेवल से लेकर के एक माउंटेनियरिंग एक एक्सपीडिशन करने की काबिलियत देते हैं माउंटेन में। और स्कीइंग में एक बच्चा जो कि आप देखते हैं कि गिरना और जो सिर्फ जिनको स्की के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता उनको एक ऐसे लेवल का स्कीयर बनाते हैं जो इस प्रकार की हायर स्लोपों से उतर पाए। इस तरह की कैपेबिलिटी हम देते हैं। इस एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ राष्ट्रीय एकता का भी पाठ पढ़ाया जा रहा है। असल में देश के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर पहुंचे इन युवाओं को जम्मू कश्मीर के साथ साथ दूसरे राज्यों के लोगों और उनकी संस्कृति को भी जानने का मौका मिलता है। शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किलात होती है, पर जब आप सीखते हो तब आगे आपको बहुत मजा आता है। तो इसलिए फिर मैंने वापस इंटरमीडिएट के लिए आने का सोचा। अगर हम इसको प्रोफेशन की बात करेंगे तो रिसेंटली हमारे JNK से एक ओलंपियन भी निकला है, आरिफ खान के नाम से, जो गुलमर्ग का एक मशहूर स्कीयर है। तो लोगों ने जब देखा कि यहाँ इस स्पोर्ट्स में जाके भी हम अपना करियर बना सकते हैं, तो उस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो ये एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है। अगर हम इसमें जाएंगे तो इसमें अच्छा खासा फ्यूचर है। पिछले कुछ समय में देश के युवाओं में स्नो स्कीइंग को लेकर दिलचस्पी बढ़ी है, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग कश्मीर का रुख कर रहे हैं। अगर देखें तो इस साल बर्फ तो कश्मीर में
दिसंबर और जनवरी में बहुत कम पड़ी थी, लेकिन जनवरी के आखिर में इस बर्फबारी ने कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में खासतौर से पर्यटन स्थलों पर स्नो स्कीइंग के लिए दोबारा जो है मंच खड़ा कर दिया है। माजिद फारूक के साथ अशरफ वानी, सोनमर्ग,